Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. The topic of today's lecture, which we are going to discuss in detail, is about various sectors that are present in Pakistan's economy. Economic growth is dependent on certain sectors which are very crucial for generating revenue for a country's economy. So, what are these major sectors and how do they contribute towards the economic build-up of Pakistan or economy of Pakistan? So, this is the topic of our discussion today. Moving on, according to the 2014 figures, which have been given by the government of Pakistan, in the present times, the agriculture is sharing almost 21% of the total GDP, gross domestic product, which was more than 50% at the time of the creation of the state in 1947. So ये जो discussion हमने पहले किया था कि is Pakistan an agricultural state or not? Is it right to still call Pakistan an agrarian state or not? ये it is very clear from this factual data which is provided by the government of Pakistan कि 1947 के अंदर आपके पास 50% जो आपका टोटल रेवेन्यू जनरेशन था या जीडीपी प्रोडक्शन जो था जीडीपी प्रोडक्ट जो था वो जो है वो 50% कंट्रीब्यूट उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उसके अंदर एग्रीकल्चर का था बट अगर आप प्रेजेंट टाइम्स के अंदर देखें ये 2014 के फिगर्स हैं उसके अंदर जो है वो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इन द होल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उसका पूरा एक सम अप है उसके अंदर सिर्फ 20% रह गया other than agriculture the industrial and services sectors have gained in their share in GDP up to 20.9% and 57.7% respectively from 8.30% and 39.3% in 1947. अच्छा जी अब जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो 8% कंट्रीब्यूट कर रहा था इन द टोटल जीडीपी अमाउंट 1947 के अंदर जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ और जो आपका सर्विसेज सेक्टर है मतलब डिफरेंट सर्विसेज जिसमें आप प्रोवाइड करते हैं वो 39.3% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा था अब जो फैक्चुअल डाटा है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है ऑफ द टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी उसके अंदर जो है आपका सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज़ नियरली 57.7% of the total GDP and your industrial sector is also contributing as equivalent um, as nearly equivalent to that of your agricultural sector. सर्विस आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो 20.9% अब कंट्रीब्यूट कर रहा है और आपका जो आपका जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो अब 21% जो है वो कंट्रीब्यूशन है उसका अच्छा जी इंटरेस्टिंगली ये फिगर्स ओवर द इयर्स चेंज नहीं हुए ग्रेजुअली चेंज हुए हैं बट प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान जो है वो एग्रियन सोसाइटी से इट हैज़ मूव टूवर्ड्स a society which is more industrial based and it is more focused on generating revenue from the services sector. The trade account remained in deficit during most of the years in history and is still in the same condition due to more dependence on imports. अब आपके यहाँ जो है everyone knows कि आपका जो trade balance है वो negative रहा है अगर आप रियलिज्म के टर्म के अंदर बात करते हैं नेगेटिव इस से रहा है कि आपके डिफरेंट पॉलिटिशियंस या आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल जो पॉलिसीज थी दे वर नॉट इन लाइन विद द economic policies or they were not aligned or they were not inclined towards the betterment of the economic policy of the state of Pakistan. तो इसकी वजह से आपके यहाँ शुरू से ही number of imports have surpassed or has always been more than the number of exports. मतलब जो चीज़ें गुड्स या सर्विस गुड्स जो आपको एक्सपोर्ट करनी चाहिए उनका रेशो हमेशा कम रहा है उन चीज़ों से जो कि आपको कंट्री को चलाने के लिए डे टू डे आपके यहाँ पॉपुलेशन को चाहिए होती है तो आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो आपका ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव रहा The excessive dependence on imports and shortage in energy sector has also disturbed our foreign
एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आपका जो इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस है कि आप बाहर से आप बहुत सारी चीज़ चाहिए, इवन चाय की पत्ती आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर जब इट्स नॉट डूइंग रियली वेल, आपने अक्सर सुना होगा टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा दे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। रीज़न बीइंग कि आपकी जो लोकल कल्टीवेशन है उसकी, वो किसी तरह से ज़ाया हो जाती है, या उसके अंदर जो है वो कोई इशू आ जाता है। दे कैन बी फ्लड्स, दे कैन बी एनी एग्रियन डिजीज, दे कैन बी एग्रियन पेस्टिसाइड्स। उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्शन लोकल जब नीचे गिरती है, तो ऑब्वियसली आपको जो डे टू डे आइटम्स हैं जो आपकी पॉपुलेशन को डे टू डे चाहिए, वो आपको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। तो जो आपकी एक्सेसिव डिपेंडेंस है, एग्जांपल मैंने दी, लाइक आपकी चाय की पत्ती बाहर से बहुत ज़्यादा आप इंपोर्ट करते हैं, आप कॉफ़ी इंपोर्ट करते हैं, आप टमाटोज़ इंपोर्ट करते हैं, आप फॉर दैट मैटर कैरेट्स इंपोर्ट करते हैं, आप मतलब जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं। तो द excessive dependence on imports and shortage in energy sector has disturbed the foreign exchange reserve. Foreign exchange मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आपके वहाँ जो करेंसी होती है लोकल, सॉरी, जो इंटरनेशनल करेंसी होती है वो आपने रिजर्व में करके रखी होती है। तो वो जब आपको चीज़ चाहिए होती है तो आप उसमें से यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। The continuous devaluation of Pakistani rupee has also been a very major problem. आपके रुपए की कीमत बढ़ी नहीं, हमेशा गिरी है। आपको अगर याद हो, जो आपकी छोटी करेंसी है वो पहले नोट की फॉर्म में थी, which is a sign of a healthy growing economy and a healthy growing currency. लेकिन अब आप देखें जो आपकी बहुत ज़्यादा जो आपके छोटे रुपए थे, जैसे 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, आपने अब वो नोट नहीं देखे होंगे, उनकी जगह अब सिक्के आते हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ द डिवेल्यूएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी एज अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा जो है वो अगर आप यूएस से कंपेयर करें, ठीक है, तो रुपए की कीमत कितनी बढ़ गई, कितनी घट गई, ये अक्सर आपको सुनने में मिलता है कि जी डॉलर एज अपोज टू डॉलर, आपका जो पाकिस्तानी रुपी है, $1 इज इक्वल्स टू 120, सॉरी, $1 इज इक्वल्स टू 120 पाकिस्तानी रुपी। एग्जांपल दे रही हूँ, अभी मुझे करंटली आई एम नॉट वेरी अपडेटेड ऑन द करंट रेट, मेरा ख्याल है अभी भी इसी तरह ही 150 है या 160 है आई थिंक। तो इसका मतलब है कि 160 पाकिस्तानी रुपए आपके पास हो तो आपके पास $1 बनता है। तो ये डिवैल्यूएशन है। जो आपके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करेंसी जो कि टॉप पे है, उसके नियर बाय आपकी करेंसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मतलब उसकी वैल्यू अगर इज इक्वलेंट और इज समवेयर नियर टू दैट इंटरनेशनल लेवल की करेंसी, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो लोकल करेंसी है वो डिवैल्यू नहीं हुई, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अच्छा जी, the continuous devaluation of Pakistani rupee was also the result of these economic problems. Public debt to manage the economy is rising sharply as it reached more than 60% of the GDP in 2014 के figures. It is very much evident that Pakistan's economy has a lot of problems. So, an integrated economic, social, and political framework is needed to bring Pakistan out of the current situation, or out of these economic challenges or problems which Pakistan's economy is facing. अच्छा जी, अब हम जो है वो वी आर गोइंग टू वन बाय वन डिस्कस कि सर्विसेज सेक्टर, सॉरी, आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें उनकी बेटरमेंट के लिए। आप क्या कर सकते हैं एज एट द लेवल ऑफ द स्टेट। that they are supposed to be, and they are said to be, three major sectors of Pakistan's economy. Number one is agriculture, number two is industry, number three is services. We are going to discuss them one by one. एग्रीकल्चरल सेक्टर की आप बात जब करते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी. इट कंट्रीब्यूट्स 21% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 44% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स. मतलब 44% आपकी जो पॉपुलेशन है, लेबर है, वो इज इन्वॉल्व विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर. एंड इट शेयर्स 65% ऑफ एक्सपोर्ट्स. अब 65% जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर. जैसे इसके अंदर आपकी वीट आ गया, आपका कॉटन आ गया, आपकी मैंगो आ गया, ठीक है. तो ये जो चीज़ें ये एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकल के आपके यहाँ जा रही हैं. अच्छा जी, फिर ये है कि
इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान कि जब आप बात करते हैं, जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप एवरीबडी सेज कि ये जो है ये मेनली एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, बट द फैक्चुअल डाटा विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान as recently as now is states the very obvious facts which are completely different. अच्छा, अब interestingly there was no policy adopted by uh, majority of the politicians or majority of the ruling elite for increasing the national income and raising living standards of the people, which can be successful unless agriculture is given top priority एज अ सेक्टर. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमेशा से इग्नोर किया गया, उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया गया, एक दो लीडर्स को या एक दो रूलर्स को छोड़ के ज़्यादातर जो है फोकस रहा है आपका और तरह की चीज़ों के अंदर. तो कोई एक साउंड और स्टेबल इकोनॉमिक कोई एक स्टेबल एग्रीकल्चरल पॉलिसी नहीं आई जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है आपका फ्लरिश कर सके. अब इंटरेस्टिंगली टोटल एरिया जो है पाकिस्तान को 18 मिलियन हेक्टर्स है, जिसके अंदर से कल्टिवेबल लैंड या जिसके ऊपर आप कास्ट कर सकते हैं वो 23 मिलियन हेक्टर्स है. ठीक है, 80 मिलियन में से 23 मिलियन सिर्फ जो है वो कल्टिवेबल लैंड है या वो कास्ट जिसके ऊपर आप कर सकते हैं. अब आपके यहाँ ये डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? वो इस वजह से क्योंकि आपके यहाँ वैरायटी ऑफ सॉइल और क्लाइमेट जो है हर जगह का चेंज है. फिर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए जो टेम्परेचर चाहिए या क्लाइमेट चाहिए या काइंड ऑफ सॉइल चाहिए वो चेंज है. फ्रूट्स के लिए जो चाहिए वो चेंज है. तो इस वजह से आपका जो कल्टिवेबल लैंड है और जो जरखेज़ एरिया जिसको आप कह सकते हैं वो 23% है. फिर उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि सॉइल की क्या कंडीशन है, फिर क्लाइमेट किस तरह का है उस जगह का, वो उन क्रॉप्स को और फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए आपको किस तरह की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए. इसकी वजह से जो है आपके यहाँ कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड डायरेक्ट पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट हो जो कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के अंदर इंटरेस्ट रखते हो थ्रू एग्रीकल्चरल सेक्टर. बी आपके यहाँ बहुत सारा जो जरखेज़ एरिया है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू आपका टोटल एरिया ऑफ द लैंड विच इज़ प्रेजेंट. उसकी रीज़न आपके सॉइल है, आपकी क्लाइमेट है, फिर क्रॉप्स और फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट सीजन के अंदर ग्रो कर सकते हैं आप. अच्छा जी, इंटरेस्टिंगली जो आपके मेजर क्रॉप्स हैं उसके अंदर कॉटन, व्हीट, राइस, शुगर केन, मेज़ आता है. जो माइनर क्रॉप्स हैं उसके अंदर आपकी पल्सेस, ऑयल सीड्स, जवार, बाजरा, रैम, बार्ली, अनियंस, पोटैटोज, टोबैको एक्सेट्रा. पल्सेस दालें, ऑयल सीड्स ये जो डिफरेंट आपकी ऑयल जिनसे आप बना सकते हैं, सूरजमुखी हो गया एग्जांपल है. जवार आपको पता है क्या होता है, बाजरा आपको पता है क्या होता है, ग्राम का मतलब ये जो आपका बेसन होता है, बार्ले जो आपका, अनियन, पोटैटोज, टोबैको, टोबैको भी पता है सबको क्या होती है. अच्छा जी, जो फ्रूट्स आपके यहाँ मेजरली ग्रो किए जाते हैं उसके अंदर एप्पल आते हैं, उसके अंदर मैंगोज आते हैं, कीनो आते हैं, बनानाज आते हैं और गावा आते हैं एक्सेट्रा. अब एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज स्टेगनेंट. स्टेगनेंट का मतलब ये है कि वो एक जगह रुका हुआ है एंड इट्स ग्रोथ रेट इज रियली स्लो. रीज़न मैंने उसका बता दिया क्योंकि आपकी जो रूलिंग एलीट है या आपकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं उन्होंने इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया. It is unable to, the agricultural sector has been unable to meet the requirements of a fast expanding industry and rapidly multiplying population. The sector has a drawback that it has a volatile nature. It is affected by the uh, different climatic conditions, different natural disasters, which includes floods, pest attacks, drought, etc. The special character of agriculture causes instability of income of farmers. The most important problem of agriculture sector is how low productivity per acre and per worker. ठीक है जी, तो इसके अंदर जो है वो आपके यहाँ एग्रीकल्चर एक तो ऑलरेडी सेक्टर एज अ सेक्टर इसकी ग्रोथ नहीं हुई. दूसरी चीज़ ये कि आपके यहाँ नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी कहत साली हो जाती है, कभी बारिशें नहीं होती, कभी जो है वो पेस्ट अटैक्स, अभी जैसा ये आपका अभी भी आजकल एक पेस्ट का अटैक आया है जिसकी वजह से बहुत सारी फसलें तबाह हुई हुई हैं, लोकटस जिसको बोलते हैं. अब इसकी वजह से जो है इंटरेस्टिंगली जब आपकी लोकल प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, जो आपकी पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज कर रही है उसके मुताबिक जब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब एक ये है बहुत सीधा सा, वो ये है कि
जो आपकी मल्टीप्लाई हो रही है पॉपुलेशन हर साल, उसकी आप फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रहे लोकली, जिसकी वजह से आपको वो डे टू डे बेसिक फूड आइटम्स या एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो देयर आर 2 or 3 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स. Example can be given of potato, example can be given of tomato, example can be given of carrots. ठीक है, एक वो कहेंगे जी कि पाकिस्तानी गाजर है, एक कहेंगे जी कि चाइना से है ये, दूसरे को कहेंगे जी कि इंडिया से है या अफगानिस्तान से है ये. सेम गोज विद टोमेटो एंड सेम गोज विद पोटैटो. अब ये इतना ज़्यादा इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं? आई एज अ स्टूडेंट यूज टू थिंक कि अगर हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं तो वाई डू वी हैव टू always import agricultural goods from the neighboring states or from the outside states. तो उसका रीज़न ये है कि आपके यहाँ नेचुरल डिज़ास्टर इतने ज़्यादा आते हैं कि आपकी जो लोकल फसलें हैं या लोकल जो आपने काश्तकारी की हुई होती है वो तबाह हो जाती है, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता. तो इसकी वजह से आपकी और पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, यू हैव टू फीड देम. तो उसकी वजह से बाहर से चीज़ वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है. दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रिमेन स्टेगनेंट. उसके यहाँ उसमें ग्रोथ नहीं हुई और इट हैज़ क्या कहना चाहिए डिप्रूव्ड या इट हैज़ बिन डिवैल्यूएटेड ओवर द ईयर्स. कि देखें 1947 के अंदर 50% एग्रीकल्चर आपके जीडीपी का कंट्रीब्यूटर था, लेकिन अब अगर आप 2014 का डाटा उठा के देखें तो सिर्फ 21% रह गया है. क्यों है? वो इन्हीं रीजंस की वजह से जो हमने डिस्कस किया. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो लो प्रोडक्टिविटी पर एकड़ और पर वर्कर है. मतलब आपके पास वर्कर्स ज़्यादा हैं, एकड़ जो है वो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है. सॉइल की वजह से आपके यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं हुआ. कल्टिवेशन की जो टेक्निक्स हैं वो अभी तक पुरानी हैं. आपका जो क्या कहना चाहिए जो मशीनरी है वो पुरानी है. जो फार्मर्स हैं दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ जो कि मॉडर्न टेक्निक्स को यूटिलाइज कर सकें, यूज़ कर सकें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. सो मूविंग, दूसरा सेक्टर जो है वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है. The most distinctive feature of a modern developed country is its strong industrial base. If a country lacks in industrial growth, it cannot hope to make progress in other fields such as agriculture, transport, energy, or education. It is the manufacturing sector, जिसको आप industrial sector भी कहते हैं, which can provide employment opportunities to the increasing population. Manufacturing is the second largest sector of Pakistan's economy with almost 21% share in the total gross domestic product. The industrial sector employs 14% of the total labor force. Rate of growth of this sector during 2014-2015 fiscal year was very low, that was 3.62%. This is the lowest figure that has been recorded in the history of Pakistan. अच्छा जी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको आप दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं. एक है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इसको हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे. ड्यूरिंग द पास्ट हाफ सेंचुरी पाकिस्तान मेड a good progress when it comes to textile industry, when it comes to sugar, when it comes to fertilizers, cigarettes, cement, engineering goods, plastics, electrical goods, paper, beverages, etc. However, this growth was slow as it failed to ensure higher income for the rising population or increasing population. So, ये आपके यहाँ इम्प्रूवमेंट तो आई है कि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश की है, बट इसका ग्रोथ रेट is nothing as compared to the growth rate of your population which is growing every single day. अच्छा जी, देयर सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज जिसके अंदर आपके यहाँ जो है वो आपके यहाँ आती हैं केबल इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट इंडस्ट्री आती है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, ऑटो एंड एलाइड इंडस्ट्री आती है, आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आती है, फ्यूल एंड एनर्जी आती है, ग्लास एंड सिरेमिक्स आती है, फूड एंड एलाइड बेवरेजेस, कुकिंग ऑयल की इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, पेपर एंड बोर्ड की इंडस्ट्री है, प्लास्टिक और रबर की इंडस्ट्री है, फिर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है आपके यहाँ, फिर आपके यहाँ शुगर और उससे एलाइड उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है, सर्जिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड और फर्नीचर इंडस्ट्री है. तो ये डिफरेंट टाइप्स
यहाँ important types of manufacturing industry manufacturing goods हैं या industries हैं that are present in Pakistan. अच्छा जी, जो टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, they are the most important part of the industrial sector. This subsector employs large number of labor and it is the main stay of the exports. ठीक है, टेक्सटाइल को आप कहते हैं कि टेक्सटाइल गुड्स या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये बेसिक है आपके या मेजर है कंट्रीब्यूटर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. उसके अंदर जो है वो आप बहुत सारी लेबर एम्प्लॉय होती है, बहुत सारी एक्सपोर्ट्स होती हैं आपकी. इसके अंदर आप कपड़ा बना के भेजते हैं, आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स आती हैं, आपके यहाँ जो है वो फिनिश गुड्स आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं. फिर दूसरी चीज़ है प्राइवेटाइजेशन. ड्यूरिंग पास्ट 2 decades द गवर्नमेंट हैज़ प्राइवेटाइज मैनी इंडस्ट्रीज, सो प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिकम डोमिनेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब आप देखें जितनी इंडस्ट्री हो ज़्यादातर प्राइवेट है, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर बहुत कम इंडस्ट्रीज रह गई हैं. तो प्राइवेटाइजेशन हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर. फिर है आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसको हम सेमडा भी बोलते हैं. गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की इन ऑर्डर टू हेल्प एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ different industries and different small and medium related enterprises. अच्छा जी, what are the major problems of industrial sector? Major problems अभी तक having said that कि industrial sector आपका बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, major problems अभी भी एग्जिस्ट जो करती हैं उसके अंदर लो प्रोडक्टिविटी है कि आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन लो होती है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर वो लोकल मार्केट के अंदर आपकी यूटिलाइज हो जाती है. फिर है लिमिटेड कैपेसिटी और शॉर्टेज ऑफ कैपिटल कि लोगों के पास पैसा, अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो पैसा लिमिटेड है और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड करते हैं और सोच समझ के करते हैं. और बहुत बड़ा जो सेटबैक मिला है इस दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर को ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades वो मिला है ड्यू टू द एनर्जी शॉर्टेज और लैक ऑफ एनर्जी शॉर्टेज. मतलब आपके यहाँ जो ये पावर आउटरेजेस हैं, लाइट चली जाती थी सारा सारा दिन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट की उनकी फंक्शनिंग और उनका वर्किंग मैकेनिज्म और उनका बिजनेस. फिर एक और जो ड्रॉबैक है या प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, वो एडवांस नो हाउ की या मॉडर्नाइजेशन की कमी है या मॉडर्न टेक्निक्स यूटिलाइजेशन की कमी है. ठीक है, जो आपके यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है या आपके यहाँ जो ओनर्स हैं ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू माइक्रो लेवल, व्हेन इट कम्स टू मैक्रो लेवल, व्हेन इट कम्स टू मीजियो लेवल, वो जो है वो सारे एडवांस नो हाउ नहीं रखते, पढ़ते नहीं हैं इंडस्ट्री को. एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से जो है ये अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं आई कि वो एडवांसली इस चीज़ को, उन टेक्निक्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकें जो इंडस्ट्री को ग्रो मजीद करा. लास्टली आपका जो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज क्वाइट अ लार्ज सेक्टर एज इट कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 58% इन द जीडीपी. It has many subsectors like transportation, communication and shortage, retail and wholesale trade, insurance and finance, housing services, ownership and dwelling, general government services जिसके अंदर public administration भी आ जाता है, फिर आपका defense भी आ जाता है और more and many other private services. All these subsectors have vital role in the economy of Pakistan. ठीक है, सर्विसेज सेक्टर के अंदर आप ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप कम्युनिकेशन की सर्विसेज जिसके अंदर आपका टेलीकम्युनिकेशन आ जाता है, जैसे आप देखें जैज़ है, यूफोन है, टेलीनॉर है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. स्टोरेज और रिटेल के अंदर होलसेल ट्रेड आ जाती है आपके पास. इंश्योरेंस एक पूरी सर्विसेज सेक्टर है, इंश्योर करते हैं जो आपके व्हीकल्स को इंश्योर करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एजुकेशन से रिलेटेड इंश्योरेंस है. ठीक है जी, फिर हाउसिंग सर्विसेज भी कि घर बना के दे देते हैं, आपको प्लॉट्स दे देते हैं, कॉलोनीज बना के दे देते हैं, ये भी सर्विसेज सेक्टर के अंदर आता है. तो ये जो जितने सब सेक्टर्स हमने डिस्कस किए वन बाय वन, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द कंट्रीब्यूशन of your total GDP and in order to improve the economy of Pakistan. Generally, it can be said that without services sector, economy of any country cannot run. This sector absorbs the major labor force of the country. Other sectors of the economy are strongly related with the services sectors. It provides necessary inputs to agriculture and services sector. It also creates the linkages with other countries. अच्छा जी, सर्विसेज सेक्टर को कहा जाता है कि इसके बगैर एग्रीकल्चर
और आपका जो कहना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सही तरह से वर्क नहीं कर सकता अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाले बीच में से हट जाएं तो। दूसरा ये कि ये आपको दूसरी कंट्री के साथ भी लिंक करता है। Due to the movement of agricultural sector from services sector of employment, share of services sector is increasing. अब एग्रीकल्चर क्योंकि कम हो रहा है तो सर्विसेज सेक्टर के अंदर लोग ज़्यादा आ रहे हैं. This sector is also a major source of revenue as almost 26% of revenues are collected from this sector. There are great opportunities in services sector for unemployed persons. It not only reduces the poverty but it also improves the quality of life. By increasing the investment in trade, this sector leads to the economic growth and competition. So services sector इतना ज़्यादा contribute इसलिए कर रहा है क्योंकि agricultural sector shrink हो गया, industrial sector shrink हो गया, automatically लोगों का interest business के अंदर ज़्यादा आने लग गया, services के अंदर services provide करने के अंदर ज़्यादा आने लग गया और इससे जो है वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कंपटीशन हो रहा है मुल्क के अंदर. सो it has improved the economy of Pakistan gradually over the year. This is it for today. If you've got any questions regarding today's lecture, please feel very free to contact on the WhatsApp group or through the LMS system. Thank you very much.